नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। कार्यक्रम की शुरुआत में आज एक आपको बढ़िया सा शेर सुनाते हैं। शेर इस तरह है, सुनिए। मैंने भी इसे इंटरनेट से उठाया है, तो जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये किसी का लिखा हुआ है, पता नहीं किसका लिखा हुआ है, मैं जानता नहीं, तो सुनिए जरा। पढ़ने लिखने का अपना अलग ही मजा है, पढ़ने लिखने का अपना अलग ही मजा है, जॉब ढूंढते ढूंढते जिंदगी निकल जाए तो वह सजा है। अब खास बात यह है कि मैं आपको इस शेर पर वाह वाह करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, कहूंगा ही नहीं, बल्कि यह जरूर कहूंगा कि थोड़ा चिंतन और चर्चा इस पे हो जाए तो बेहतर रहेगा। दरअसल देश में बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के ताजा आंकड़ों ने हमें यह कहने के लिए मजबूर कर दिया था, ये शेर सुनाने के लिए, तमाम व्यवस्थाएं बताने के लिए हमें मजबूर कर दिया था। हमें यह बताने के लिए एक रास्ता जरूर चाहिए था कि किस तरह शिक्षा लेने के बाद भी लोग, युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। संस्था के आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर अगस्त के महीने में 1.37% यानी प्रतिशत बढ़कर 8.32% हो गई है। जुलाई में यह 6.9% थी मात्र। CMI के आंकड़ों पर भरोसा करें तो इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह स्थिति हरियाणा प्रदेश की है। यहां बेरोजगारी की दर 35.7% बताई जा रही है, जो इस देश में सबसे ज्यादा है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, CMIE के जो आंकड़े हैं, जो रिपोर्ट आई है, उसमें हरियाणा का जो प्रतिशत है वो 35.7%। यानी अगर हम मान के चले कि प्रदेश में हर तीसरा आदमी या युवा बेरोजगार है, तो गलत नहीं होगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कल आई है, प्रदेश में जुलाई में बेरोजगारी दर 28.1% थी, जो अगस्त में 7.6% बढ़ गई। हरियाणा में जुलाई के महीने में शहरों में बेरोजगार लोगों की संख्या या प्रतिशत जो थी वो 38.4 थी, जो अब 0.8 बढ़कर 39.2 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हाल कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। जुलाई में यह 21% थी और अगस्त में 12.6 बढ़कर 33.6% हो गई है। हालांकि हरियाणा सरकार इस आंकड़ों को हमेशा ही सवाल खड़े करती रही है, झुठलाती रही है। हरियाणा सरकार का कहना है कि ये आंकड़े कभी भी सही नहीं रहे हैं, CMI की रिपोर्ट कभी भी सही नहीं रही है, और ये एक पार्टी विशेष की संस्था है जो हरियाणा सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के आंकड़े जारी करती है। सरकार ने इन आंकड़ों को मानने से भी इनकार कर दिया है। सरकार कहती है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 9% ही है केवल, और सरकार की कोशिश है कि अगले साल यानी 2022 तक प्रदेश को पूरी तरह रोजगार युक्त बना देंगे और बेरोजगारी को पूरी तरह खत्म कर देंगे। उधर बेरोजगारी के इस मसले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। आरोप प्रत्यारोपों के बीच कई सवाल भी है जिन पर चर्चा करनी बेहद जरूरी है। क्या सिर्फ आंकड़ों के खेल में घिरकर रह जाएगा प्रदेश? बेरोजगारी के आंकड़ों को क्यों नहीं बनाया जाए मुद्दा? क्या बेरोजगारी की समस्या को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद आरोप, क्या 2022 तक पूरी तरह खत्म हो जाएगी प्रदेश में बेरोजगारी? आज इन सब को लेकर चर्चा करेंगे। जी, और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की ओर से क्या कुछ कहना है और विपक्ष ने क्या आरोप लगाया, ये भी सुन लेते हैं। CMI का मतलब ही मैं समझता हूँ ये कांग्रेस मैनिपुलेटेड है इसका अर्थ। और हरियाणा का जहाँ तक सवाल है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा रोज़गार हरियाणा सरकार ने दिए हैं जब से मनोहर सरकार आई है 2014 के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि पारदर्शिता से दिए हैं और बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के, बिना खर्चे और बिना पर्ची के दिए हैं। हरियाणा में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कभी भी बेरोजगारी की वजह से कोई आंदोलन नहीं हुआ है। मैंने पूछा, ये विधानसभा में ये बात कही मैंने
मैंने कहा जो 75% का बिल आप लेकर आए थे और जो वायदा करा था कि 75% बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे, वो आप बताइए पिछले 2-2.5 साल के अंदर आपने कहाँ दिया है? कोई जवाब नहीं। तो जवाब छोड़ना है, ये तो खाली दिखावे के हैं। जी, चर्चा आज रोजगार के मसले पर रहेगी। सरकार कहती है कि प्रदेश में सिर्फ 9% बेरोजगारी दर है और CMIE के आंकड़े कहते हैं कि आंकड़े बहुत ज्यादा हैं, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, लगभग हर तीसरा युवा बेरोजगार है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। डॉक्टर राकेश कुमार भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, वेणु सिंगला जी कांग्रेस से हमारे साथ हैं और संदीप गोयत साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ हैं। स्वागत आप सभी का है। डॉक्टर राकेश कुमार जी, आंकड़े जी बेहद चिंता में डालने वाले हैं। इसको लेके आप कितना भी अपनी नाराजगी जता लीजिए, आप कह लीजिए आंकड़े ठीक नहीं है, आप पहले भी कहते आए हैं, लेकिन प्रदेश के युवाओं को कैसे भरोसा दिलवाएगी बीजेपी? जब इस तरह की चीजें आती है सामने तो डर तो लगता है युवाओं को कि रोजगार खत्म हो रहे हैं। जी प्रदीप जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार, हमारे पैनलिस्ट साथियों को उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। अब जैसा कि आपने बात की कि जो CMIE है, जो ये कंपनी बनी हुई है, आप ये सवालों के घेरे में तो शुरू से ही रही है। इसके MD हैं मिस्टर महेश व्यास जी, जो 2019 में भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के काम कर रहे थे। स्टॉक एक्सचेंज में भी जिनको डाटा चोरी के आरोप लगे हैं, और जो इसके मालिक है वो MD साहब के जो जीजा जी। तो मुख्य तौर पर ये कांग्रेस की कंपनी है, ये आप अभी कह रहे थे और ये बात सच है, क्योंकि इसका पुराना इसके तथ्य भी हमारे पास सभी के पास हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये अपनी वफादारी सिर्फ कांग्रेस को जीवन दान दिलाने के लिए, जो मृत प्राय हो चुकी है, वो उसको किसी प्रकार से जिंदा करने का जो ये प्रयास करते हैं, तो वहां पे कांग्रेस के प्रति अपना जो वफादारी साबित करने में तुले हुए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब बात रही ग्रुप C और ग्रुप D की नौकरियों के लिए जो आवेदन को लेकर के जो ये बातें करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि ग्रुप C और D की नौकरियों के अंदर जो पे स्केल के अंदर फर्क है, तनख्वाह के अंदर फर्क है, उस फर्क को देख करके ग्रुप D में एप्लीकेशन देने वाला परीक्षार्थी भी या युवा आप कहें, वो युवा भी ग्रुप C की नौकरियों के लिए भी आवेदन करता है। तो वो इस उम्मीद में, हमारा ये कहना कि इस प्रकार से अलग अलग झूठी सूची दिखा करके आप साबित, असल में तो ये कंपनी करना क्या चाहती है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हमने तो मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर जिस प्रकार से लोगों को, जो योग्य युवा थे, जो 3-3, 4-4 टेस्ट पास करके नौकरियां लगे हैं, पहले ग्रुप D का टेस्ट पास कर लिया, उसमें नौकरी लग गई, और जब उसका दूसरा टेस्ट पास हो गया तो उस नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी को उसने ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद जब उसे किसी अधिकारी के रूप में नौकरी मिली, वो छोड़ करके उसने वो अधिकारी की नौकरी भी करने का काम, ऐसे ऐसे बहुत सारे जो पहले कलर ग्रुप D में लगे कलर। राकेश जी, ये डॉक्टर राकेश साहब, ये उदाहरण तो हजारों में एक होगा, दो होगा इस तरह का कि अच्छी नौकरी मिल गई तो छोटी नौकरी छोड़ दी। लेकिन जो छोटी नौकरी के लिए जो मारामारी इस समय हरियाणा में है, उससे आंख कैसे मींची जा सकती है, उससे आंख कैसे फेरी जा सकती है, ये भी बता दीजिए सर। प्रदीप जी, एक बार मेरी बात को सुन लीजिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इन लोगों को, जो ये हमारे जो मेहनती जो नौजवान हैं, उन साथियों को जो पुरानी सरकारों के अंदर सिर्फ चोर दरवाजे से नौकरियां मिलने के कारण अपनी उम्मीदें खो चुके हैं। एक तो डॉक्टर राकेश साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता आते हैं, मैं एक चीज समझ नहीं पाया हूं। हरियाणा बने हुए आधी सदी बीत चुकी है और हरियाणा में अब तक जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर यह मान लिया जाए कि वो सारे के सारे चोर हैं, तो सरकार उन पे भरोसा कैसे कर रही है, या वो चोर दरवाजे से आए हैं और वो सरकार पे भरोसा कैसे करे? ये सवाल मैं कई बार पूछ चुका हूं कि ये एक बड़ा सवाल है कि कुछ लोग हो सकते हैं जो चोर दरवाजे से घुसे हो, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम को हम चोर दरवाजे से घुसा हुआ बता के हम कैसे पूरे सरकारी तंत्र पे सवाल नहीं खड़ा करते क्या राकेश साहब? देखिए प्रदीप जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो युवा
जिसको अपनी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो सीधे रास्ते से टेस्ट पास करके मेहनत करके अपनी हाँ, वो मेहनत अलग से, बात है। आपने परिश्रम एक से सिस्टम को उसको दुरुस्त किया। नौकरी लगेगी। अगर 100 वो वैकेंसी लोग निकली, उम्मीद छोड़ चुके मैं थे, लेकिन राकेश उनके साहब राज्य ये में- कहता हूं, उनके राज्य में वो हम भी उम्मीद छोड़ हरियाणा चुके से ही थे। आए हैं। अगर और 100 वैकेंसी निकली है, 100 में से हो सकता है 30 लोग चोर दरवाजे से घुसे हो, तो 70 पे हम सवाल जो खड़ा कर देते हैं, ये हमेशा आपत्तिजनक, कम से कम मेरे लिए तो रहा है। ये एक कारण है, ये एक कारण है। देखिए, मैंने आपको दो कारण, पहला कारण मैंने बताया कि ग्रुप सी की नौकरी का पे स्केल, तनख्वाह वो ज्यादा है, तो ग्रुप बी में जो अप्लाई नहीं, करता नहीं, है, जो सवाल अगर मैं वो कर रहा हूं कैपेबल राकेश है तो साहब, वो दूसरे में करता है। डॉक्टर राकेश देखिए, जी, ये जो आंकड़े हैं, जो इन्होंने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि भाई 7 लाख अप्लाई किया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में, रोजगार पोर्टल पे इतने लाख ने अप्लाई किया, तो वो मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि युवाओं में अब आज के दिन ये पता चल गया है, हरियाणा के युवाओं को, कि हमें नौकरियां अपनी मेहनत के बलबूते पे मिलेंगी, और वो फॉर्म ज्यादा अप्लाई करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले वो ये उम्मीद छोड़ चुके थे, और इन लोगों ने जो कांग्रेस की सरकार में और मनमर्जी से नौकरी देने वाला सिस्टम जो था, उन सरकारों में ये लोग उम्मीद खो चुके थे। मैं इसीलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि बहुत सारे युवा जो इस बात का शिकार थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको रोजगार और नौकरियां देने का काम किया। वेणु सिंगला मैं जी, आपको एक दो बात और दो बताना बड़े आरोप है। देखिए, निश्चित तौर पे ये चीज सामने आती रही है, पहले भी आती रही है, आपके कार्यकाल के दौरान में तो बहुत ही ज्यादा रही है कि जो नौकरियां हैं वो पिछले दरवाजे से लगाई जाती रही, और उसके बाद फिर जो है हटाने का काम भी हुआ, या फिर आरोप इस तरह के लगते रहे। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि लिस्ट पहले आ गई थी और आपके रिजल्ट बाद में आए थे, ये भी हुआ था, एक बार ऐसा भी हुआ था। आप इसका जवाब दे दीजिए, और दूसरा जवाब ये दे दीजिए कि अगर आंकड़े, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि गलत है, तो सही आंकड़े, आप गलत आंकड़ों पे लोगों को भरमाने का काम क्यों करते हैं? आप सुनिए, जो 9,000 मैं वेणु जी से आपके सवालों का जवाब ले रहा हूं। जो वेणु जी बोलिए। प्रदीप जी, ये सरकार हमेशा से झूठ की पुलिंदे पर खड़ी हुई है और आरोप प्रत्यारोप करना इनकी आदत है। नीति नियत दोनों इनकी खराब हैं, और उसका आज जो ये हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं वो है मंदी और तालाबंदी। आज जो हमारा युवा बेरोजगार है, आज केवल अगस्त के महीने में, जुलाई से अगस्त में 16 लाख युवा बेरोजगार हुए हैं। नहीं, इन आंकड़ों को तो मानते नहीं। आप अपने आंकड़े बताइए ना, आप भी उसी रिपोर्ट पे बोल रहे हैं, आप अपने आंकड़े बताइए हरियाणा में। इन आंकड़ों को तो भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया है। आप सुनिए कि हरियाणा सरकार टॉप कर रही है आज बेरोजगारी में, और ऊपर से इनकी सरकार, ऊपर से ये लोग प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं कि ये तो कांग्रेस का ही एक संगठन है, सीएमआई की रिपोर्ट है और इनके आंकड़े गलत हैं। डाटा आपके पास है नहीं, आंकड़े आप बताते हैं गलत है। आपके हाथ में क्या है? आपके सीईओ कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लिखने वाले हैं। नौकरी देने पर रखिए ना। देखिए, जो नौकरियां थी वो छिन चुकी, ले जा चुके। जितना कांग्रेस ने किया था कम से कम उसी को संभाल लेते हैं। आपने तो वो नौकरियां भी छीन ली। अरे इस बात पर तो जवाब दे दीजिए ना, जो बार बार हरियाणा पे हरियाणा, पूरे हरियाणा के युवाओं के जो रोजगार में है इस समय जो लोग, वेणु जी एक देखिए वेणु जी, एक चर्चा में एक सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा उठाया जाता है, आपको इसका जवाब देना ही चाहिए कांग्रेस को, कि जो लोग इस समय नौकरी में हैं, आपके कार्यकाल में लगाए गए थे, उन लोगों पे हमेशा यही आरोप लगते हैं कि आप लोगों ने उनको पिछले दरवाजे से, और इसका उदाहरण मैं आज का ही दे देता हूं। जेबीटी भर्ती में जब आप लोगों का जेबीटी भर्ती में जब आप लोगों को ने किया था, तो उन लोगों को आज बुलाया गया वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से, किसी के हाथ के अंगूठे की जगह पैर के अंगूठे का निशान लगा हुआ था। बताइए, 2010 की भर्ती। देखिए, जिस सरकार में ये हुआ था और जिन्होंने ये किया था वो सजा काट भी चुके हैं, बाहर आ भी चुके हैं। अरे मैडम, दूसरा जेबीटी भर्ती मामला है वो दूसरा जेबीटी भर्ती मामला, ये दूसरा, ये आपकी सरकार का है मैडम, ये आपकी सरकार का जेबीटी मामला है। 48 साल से केवल 60,000 करोड़। अरे वेणु जी सुनिए तो सही, इसीलिए तो फिर आप लोगों पे आरोप लगते हैं, इसीलिए तो आप लोगों पे आरोप लगते हैं, फिर वो आपकी सरकार का मामला है। रोजगार आप दे नहीं रहे हो, काम किसी का आप कर नहीं रहे हो, कर्जाई और ऋणी आपने हमारे प्रदेश को बना दिया, ऊपर से आप आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अच्छा सुनिए, करके तो दिखलाइए। एक छोटा सा सवाल है, आपके पास अपने कोई आंकड़े हैं? सीएमआई की रिपोर्ट को छोड़िए, उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया। आपके पास अपने कोई आंकड़े हैं कि हरियाणा में रोजगार और बेरोजगारी की दर क्या है? इनके नकारने से क्या होता है? सीएमआई की अगर रिपोर्ट है तो उसके कहीं ना कहीं ठोस सबूत है। ये लोग केवल अपनी जो इनकी विफलता है उसके ऊपर पर्दा डाल
रहे उसमें तो हैं। और उसमें तो आप खुद ये सरकार कह रही है बताइए कि हरियाणा में बीजेपी के राज 9% कौन से सा ऊपर बड़ा बेरोजगारी है ही नहीं। प्रोजेक्ट लगा है, कौन सा बड़ा निवेश इन्होंने किया है? कोरोना काल में इनका फेलियर रहा, हमारा सारा मजदूर यहाँ से पलायन कर गया, उद्योग कोई नया लग नहीं रहा, ऊपर से 75% का ये लोग संदीप जुमला गोयल लेकर साहब आए को कि मैं चर्चा में शामिल कर 75% लेता हम लोग हूं। गोयल नौकरियां साहब, देंगे। आप देंगे कहां से जब उद्योग ही सीएमआई नहीं की है? रिपोर्ट तो कहती है आप नौकरी देंगे 35% कहां से से? ऊपर केवल बेरोजगारी झूठी और दर हरियाणा जुमलेबाज में पहुंच सरकार गई है। है, आरोप और और इसमें प्रत्यारोप सबसे लगाना इनका चिंता काम की है, बात यह है लेकिन कि जमीन पर धरातल वेणु जी, पर ये कोई मैं एक काम बार नहीं संदीप कर जी से सवाल ले रहा हूं। वेणु जी, संदीप जी, सबसे चिंता की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी दर है वो इस बार ज्यादा बढ़ी है। यहाँ से आज से नहीं, लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है 20-30 सालों से ये एजेंसी काम कर रही है। और आरोप आए आंकड़े लगाने वालों के ऊपर, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगा, अगर ये कोई एजेंसी बायस होती तो क्यों भाजपा को इनाम दे रही है गुजरात के अंदर, जहाँ 1.6% का आंकड़ा बताया गया है, हरियाणा के अंदर 35.7 बताया गया है। अरे इन्होंने तो आपके साथ मिले हुए, इसका मतलब तो आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हो। आप मध्य प्रदेश में आपका आंकड़ा 3.5% का बताया है, हिमाचल में 3.7 का बताया है, उत्तराखंड में 6.2 का बताया, असम में 6.7 का बताया, उत्तर प्रदेश में 7.6 का बताया, पुडुचेरी में 8.6 का बताया, बिहार में आपका 13-13.5 का है, गोवा में आपका 12.5 का है। ये वो राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और इन सभी सरकारों के अंदर वहां का बेरोजगारी दर हरियाणा के मुकाबले बहुत कम है, बहुत बेरोजगारी बहुत कम है। इसका मतलब इन लोगों ने आप लोगों का समर्थन किया है। आप भाजपा का, फिर तो ये आदमी भाजपा का, आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हो। हरियाणा में 35.7% बेरोजगारी के साथ साथ गाँव में जो डाटा 33.6 गया है दबा साहब, गाँव के अंदर क्या होता है कि बेरोजगारी हमारी बहुत ज्यादा दर है, परंतु सरकार उन लोगों का डाटा इकट्ठा नहीं करती। सरकार इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करती कि वो डाटा अपना, क्योंकि वो एक गैर संगठित कार्य होता है, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, तो ये बेरोजगार गिनते नहीं। वहाँ तो ये किसान गिनते, ना उनको खेतों के अंदर काम करने वाले मजदूरों में बेरोजगार मानते। और मजे की बात ये देखिए, सदन के अंदर मुझे जहाँ तक जानकारी चर्चा है कि मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि प्रदेश के अंदर 5 लाख बेरोजगार है। जब ग्रुप डी और ग्रुप सी सर्विस के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात आती है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन 7 लाख के करीब रहता है, और 8.5 लाख तो रोजगार कार्यालय में दर्ज है, 8.5 लाख के करीब तो रोजगार पोर्टल पे दर्ज है, 8,68,000 रोजगार पोर्टल पे दर्ज है। और ये आप ये देखिए दबाव साहब, ग्रुप सी और ग्रुप डी की 1868 पोस्टों की भर्ती निकली थी। उस समय हरियाणा में 18 लाख लोगों ने बेरोजगार में अप्लाई किया था। ये तो कांग्रेस की डाटा नहीं है कि कितने लोगों ने डॉक्टर अप्लाई राकेश किया साहब, था। एक सवाल जो संदीप गोयल साहब ने उठाया है, ये जो हरियाणा का आंकड़ा दे रखा है 35.7% का, इसके ठीक ऊपर गुजरात का आंकड़ा है 1.6% का। वह किसकी सरकार है? वहां भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। देखिए, असम में 6.7% का आंकड़ा दे रखा है, वहां भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं, जहां पे चोर दरवाजे से हिमाचल में 3.7% है। अगर हरियाणा में 35 ये दिखा रहा है, तो हरियाणा में तो इस समय इलेक्शन भी नहीं है। हरियाणा के आंकड़े आपसे दूर नहीं है जी। मैं आपको बता, इनेलो की सरकार में 99 से 91 रोजगार दिए थे इन लोगों ने, 5591 केवल मात्र। 10 साल की 10 साल के कार्यकाल के अंदर 62-63,000 एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। और हरियाणा की सरकार ने अब तक 80,000 लोगों को नौकरी दे चुकी है। संदीप जी एक बार जवाब ले लेते हैं डॉक्टर राकेश जी से। मैं एक बड़ी बात बता दूं आपको, ये सुन लीजिए, ये सुना नहीं जाएगा इनसे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि हरियाणा की सरकार इसी प्रकार से अच्छा काम करती रही तो इनकी बात को कौन सुनने वाला है, इसीलिए बात को नहीं सुनते हैं ये। हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार आने के बाद बड़े और लघु उद्योग के दर्जे के नाते 1,59,000 यूनिट स्थापित हुई है, जिसमें 18 लाख लोगों को रोजगार मिलने का काम हुआ है। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तक हरियाणा के सरकार के प्रयासों से विदेशी निवेशकों के साथ 495 MOU साइन हो चुके हैं, जिसमें 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर होगा। और 9 लाख आप बात कर रहे हैं, 9 लाख लोगों के लिए रोजगार का और भी साधन बनेगा। ये हरियाणा की सरकार प्रयास कर रही है। डॉक्टर राकेश साहब,
आप कभी सोचा बुद्धिजीवी नहीं, समझा हैं नहीं। और आप जब बोलते इसीलिए हैं प्रदेश के लोग हमेशा सुनते हैं। भ्रष्टाचार डॉक्टर का राकेश रास्ता साहब अपना सुनिए, करके सुनिए। युवाओं को हतोत्साहित करने का काम इनेलो और कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। नहीं, सवाल तो डॉक्टर राकेश साहब आपसे प्रदेश का युवा भी पूछेगा, विपक्ष भी पूछ रहा है। सवाल ये है कि 75% आरक्षण की बात प्राइवेट नौकरियों में, संस्थानों में की गई थी, कानून भी, आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? किस चीज की देरी है? पहले कोविड की बात थी, अब तो कोविड भी कम हो गया, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा काबू में है। आप कीजिए साहब। जी प्रदीप जी, मैं आपको एक चीज और एक तरफ आपका ध्यान और करवाना चाहता हूँ। जी, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आंदोलनकारियों के कारण जिनके ये रहनुमा बने हुए, इनकी पार्टियां, ये विपक्षी दल जिनके रहनुमा बने हुए, इनके कारण कुछ एक हद तक कोरोना के कारण जो रोजगार लोगों का छूट भी गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रोजगार इंडस्ट्री में ब्लॉकेड होने का, हमारे बहादुरगढ़ में 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो ये चीजें जो हो रही हैं और ये उनके रहनुमा बने हुए हैं, उन्होंने भी सरकारी नौकरियों का आवेदन दिए हैं। नहीं उसमें भी तो आप कामयाब नहीं हो सके ना, जो कम से कम हरियाणा के किसान हैं। आप ये कहते हैं आप उनके सड़कों पे बैठे होने के कारण अगर आप रोजगार पे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, जी जी जी, मैं सीएमआई का आंकड़ा आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार ने काम किया है वो आंकड़े बता रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया, 1,69,000 यूनिट लगी है, जिसमें 18 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और इनकी तो पुरानी कांग्रेस की तो 2000 जो जेबीटी थी, जो इनको ये भी नहीं पता, एक प्रवक्ताओं को ये भी नहीं पता है कि कांग्रेस के टाइम का मामला है। ये तो सारे इल्जाम जो है वो वेणु जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे लेते हैं डॉक्टर राकेश साहब, उनको पता नहीं है। वेणु जी तो जवाब दे मैं दीजिए। कहना चाहता हूँ कि हरियाणा की सरकार ने अपने युवाओं के लिए हमेशा इन्होंने तो दिया, इन्होंने आंकड़े गिनवाए अभी। वेणु जी सुनिए, बिना पर्ची डॉक्टर राकेश साहब जवाब ले लेते हैं। उद्योग है वो गुड़गांव में खत्म हो गया, हैंडलूम का उद्योग पानीपत में खत्म हो गया, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग का उद्योग फरीदाबाद खत्म हो गया, साइंस का उद्योग अंबाला में खत्म हो गया। आप ये बताइए, गोयल साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, अगला सवाल आप ही से रहेगा गोयल साहब। होने चाहिए, आप सरकार में है, युवाओं का फायदा उठाया आपने, युवाओं को इस्तेमाल किया है। आज जब उनको आपकी जरूरत है तो आप पीछे हट रहे हैं, आप गलत आंकड़े चुना रहे हैं, आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन आप उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप बस जी हमारे पास आंकड़े हैं, सरकार ने जो काम किया है उसके आंकड़े हमारे पास हैं, वो आंकड़े मैं बता रहा हूँ। आपके पास सिर्फ एक एजेंसी है जो आपकी अपनी पार्टी के द्वारा चलाई जाती है और उसके आंकड़े के अलावा आपके पास कोई काम नहीं बताने के लिए, क्योंकि आपने केवल मात्र सिर्फ और सिर्फ 62,000 नौकरियां 10 साल के अंदर देने का काम किया था, वो भी 9,000 जेबीटी का जो आपने किया था, अंगूठा किसी का कितना किसी का पैर का। डॉक्टर राकेश साहब, डॉक्टर राकेश साहब सुनिए, सवाल ये है सर, रोजगार आप दे रहे हैं, पारदर्शी तरीके से रोजगार दे रहे हैं, आपका दावा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दावा है। जो भर्तियां रद्द हो जाती है फिर वो दोबारा होंगी इस प्रदेश में नहीं होंगी। पीजीटी संस्कृत 626 रद्द हुई सर, वो दोबारा लगेंगे कभी नहीं लगेंगे पता नहीं। पीजीटी इंग्लिश 1000 से ज्यादा पद हैं। ये जो भर्तियां रद्द हो जाती है या फिर जो 10 तारीख को हुआ था जनवरी में इसी साल की, पेपर रद्द हुआ था लीक होने के कारण, वो पेपर कब दोबारा होगा? या फिर अब ये नुकसान हुआ है पेपर लीक और आउट होने की वजह से कांस्टेबल्स वाला, ये अगर व्यवस्था ऐसी है तो किस चीज की पारदर्शिता का दावा आप लोग कर रहे हैं? प्रदीप जी आप मुझे 1 मिनट का समय दें, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। जी, जो पेपर पुलिस भर्ती का लीक पेपर हुआ उसके सारे आरोपियों को पकड़ा गया, अभी इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर चल रही है। वो इन्वेस्टिगेशन चलते बाद की प्रक्रिया मत बताइए ना सर, ये हुआ कैसे? व्यवस्थाओं के खामियों के कारण हुआ ना? इसमें बहुत सारी, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, बहुत सारी कड़ी जुड़ती है। पेपर कोई बनाता है, छपाई कोई करवाता है, वो सब लोगों को जो भी इसमें शामिल हो गया। और हरियाणा की सरकार ने तो ये हौसला दिखाया है कि जो इस प्रकार से जिनके आज बिना पर्ची खर्ची के काम नहीं चल रहे, ऐसे चोर दरवाजों से भर्तियां करवाने का काम करवाने वाले लोग अब किसी न किसी तरह साजिश करके दूसरे प्रदेशों में जाकर के हरियाणा का पेपर जो लीक करवाने का, ये इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, इनके कोई ना कोई लोग इसमें शामिल मिलेंगे। और हरियाणा की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ,
और हरियाणा के युवाओं को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपको ऐसी सरकार मिली है। डॉक्टर संदीप गोयल साहब, संदीप गोयल साहब, देखिए रोजगार का एक बड़ा सेंसिटिव मसला है। डॉक्टर राकेश जी सुनिए, रोजगार का बड़ा सेंसिटिव एक गंभीर मसला है और ये हर परिवार से, हर युवा से, हर घर से जुड़ा हुआ मसला है। देखिए इस पे चर्चा हो, डिबेट ना हो, डिस्कशन हो, ताकि कम से कम प्रदेश के युवाओं को यह लगे कि सरकार, विपक्ष, हर कोई उनकी समस्या को लेकर, उनके मुद्दे को लेकर गंभीर है। संदीप गोयल साहब, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार जब रोजगार का मसला आता है, कम से कम एक सवाल आपसे यह पूछा जाता है कि आप भी रोजगार को लेकर, रोजगार देने को लेकर कैसे बोल सकते हैं जब आपके लीडर रोजगार में गड़बड़ की वजह से ही भीतर रह के आए हैं। देखिए डवाल साहब, आपकी बात का मैं उत्तर दूंगा इस बार। सिलेक्टिव सिलेक्शन करते हैं जी, पहले तय करते हैं। चुप रहिए एक बार चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। आ जाते हो बीच में। हाँ जी, हाँ जी, चुप रहिए। हाँ जी, गोयल जी, हाँ जी, सीखो, शिष्टाचार सीखो आप। जी जी जी, बोलिए संदीप जी। देखिए डवाल साहब, चौटाला साहब को एक राजनीतिक साजिश के तहत तो सजा मिली। और दूसरी बात, किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन अध्यापकों को अयोग्य नहीं माना गया, ना उनकी भर्ती को अवैध माना गया। नंबर 3, मनमर्जी थी, मनमर्जी थी, योग्य तो बहुत सारे हैं। राकेश जी मैं पहले भी कह रहा हूँ, राकेश जी हम यहाँ चर्चा करने के लिए बैठते हैं, हम डिबेट करते ही नहीं, हम केवल डिस्कशन करते हैं सर। तो दवाल साहब, तीसरी बात यह कि चौटाला साहब के खिलाफ एक आरोप नहीं लगा कि आपने 1 रुपया लिया है किसी भर्ती के अंदर। ये बातें तो थी, राजनीतिक साजिश थी, वो मैं कई बार डिबेट में चर्चा भी कर चुका हूँ। अब मुद्दा आता है युवाओं के साथ जो बेरोजगारी का भद्दा मजाक मौजूदा सरकार ने किया, उसका मैं स्पष्ट उदाहरण शिक्षा विभाग से लेता हूँ। शिक्षा विभाग में दवाल साहब लगभग 35 से 40% पद खाली है। केवीटी की पिछले 7 साल में एक भर्ती नहीं निकली। एचटेट की परीक्षा पास करने वालों की लिमिटेशन होती थी कि 5 साल तक ये वैलिड रहेगा। एचटेट का सर्टिफिकेट रद्द हो गया बच्चों का, और जब बच्चों ने विरोध किया तो सरकार को उनकी एक्सटेंशन देनी पड़ी कि भाई हमका 1 टाइम कर दिया हमने। तो युवाओं को रोजगार तो इन्होंने दिया ही नहीं। और बात करते हैं कि हमने डॉक्टर राकेश साहब, आप बुद्धिजीवी है। संदीप जी की ओर से जो सवाल उठाया गया ना, वो बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। संदीप जी की ओर से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर पद खाली रहेंगे तो युवक शिक्षक कैसे होंगे, छात्र कैसे पढ़ेंगे, और अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो बेरोजगारी तो अपने आप बढ़ेगी। हरियाणा में शिक्षा में, स्कूलों में 20,000 अध्यापकों के पद खाली है सर, 20,000। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी खड़ा कर लीजिए, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं होंगे, आप ह्यूमन रिसोर्सेज को नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर बेरोजगारी दर तो अपने आप बढ़ेगी ना सर। देखिए प्रदीप जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले सरकारों में, जो कांग्रेस के राज में सरकारें थी, उस टाइम पे स्कूल ज्यादा थे, बच्चे कम थे, और उसको किसी प्रकार से एडजस्ट करके सब चीजें की गई। अब आप देखेंगे कि जो भी पद खाली हैं उनकी वैकेंसी निकाली जा रही है, और उनको तुरंत आगे आने वाले समय में कोरोना काल के कारण, कुछ आंदोलनकारियों के कारण, वो सब चीजें धीरे धीरे करके हो पाएंगी, और वो हरियाणा की सरकार वो करने का काम कर रही है। मेरे पास आखिरी एक मिनट है, मैं 20 सेकंड आप लोगों को दे पाऊंगा। मैं रेणु सिंगला जी के पास आ रहा हूँ। रेणु जी, आपको लग रहा है कि 2022 तक जो सरकार की ओर से दावा किया गया है या वादा किया गया है कि हरियाणा को बेरोजगार मुक्त बना देंगे और रोजगार युक्त बना देंगे? जी बिल्कुल। 20 सेकंड। मुक्त और युक्त, तो यहाँ पर बेरोजगार और रोजगार ना लगाकर अगर कुछ और लगाया जाए वो ही ठीक रहेगा। क्योंकि आज देख रहे हैं कि शुरू से जब से ये लोग आए हैं, क्या इन्होंने हरियाणा को गर्त की तरफ धकेल दिया है। जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी थी आज खत्म करके, और नाम ले देते हैं कोरोना का। अपनी विफलताओं को ये लोग केवल ढकने का काम करते हैं। विफलताओं को ढकने का काम करे। संदीप गोयल साहब, चाहे रोजगार हो, चाहे कोरोना का मामला था, चाहे कोई भी मामला, आप लोग फेल रहे हैं। और इसका जवाब आपको आने वाले जो इलेक्शन होंगे उसमें मिल जाएगा। खासतौर पर किसान वाला मुद्दा मत भूलिएगा, किसान वाली बात मत भूलिएगा कि आपने क्या उन लोगों के साथ नाजायज की, कैसे उन पर लाठियां बरसाई और कितना आपने उनके साथ। डॉक्टर राकेश साहब, 20 सेकंड आपके पास। क्या प्रदेश के युवा मान के चले 2022 तक कम से कम बेरोजगारी की समस्या हरियाणा में खत्म हो जाएगी? हरियाणा में मनोहर सरकार ने के प्रति ये संकल्प लिया है कि जो बच्चा परिश्रम करके अपना टेस्ट अपनी मेहनत से पास करेगा, उसको मनोहर लाल जी नौकरी पे लगाने का काम अवश्य करेंगे।
वो बिना पर्ची खर्ची के, बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी भाई भतीजावाद के वो काम किया जा रहा है। मनोहर लाल जी की ईमानदार सरकार में युवाओं को नौकरी की उम्मीद जगी है और मैं हरियाणा की सरकार की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी मनोहर लाल सरकार में नौकरी की उम्मीद जगी है, लेकिन विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन असल मुद्दा यही है कि आंकड़ों के खेल में कहीं रोजगार और युवा दब के ना रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।